हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 10 के हिंदी से सेकेंड चैप्टर 20 के दांत को लेकर आया हूं। मैंने पहला चैप्टर का सही प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सारांश वगैरह सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेकेंड चैप्टर का लेखक परिचय और सारांश। इस कहानी है क्या इस चैप्टर का। तो इस कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत यह क्या है? कहानी है। जिस तरह से मैंने बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ठीक उसी प्रकार से 20 के दांत एक क्या है? कहानी है। और कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। याद रखिएगा जी, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब कि बचपन से ही किसी बच्चे में अनुमान लगा देना कि यह बच्चा आगे क्या बनेगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक कर देना कि साइकोलॉजिस्ट मान लेना कि आगे चलो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या आगे चलो इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया 20 के दांत। और यह कहानी है, और कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के लेखक जो है नलिन त्रिलोचन शर्मा है। इस कहानी के लेखक कौन है? नलिन त्रिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट, एक जगह है पटना में बदरघाट, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था नलिन त्रिलोचन शर्मा जी का? 18 फरवरी 1916 में। 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ था। कहां में? पटना में। किस जगह पे? बदरघाट पे। कहां में? बदरघाट में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही ये क्या थे? भोजपुरी भाषी थे, या बचपन से ही भोजपुरी बोला करते थे। माने इनका युवा जो बचपन अवस्था था वह क्या था? भोजपुरी भाषा था। जन्म से क्या थे? भोजपुरी भाषा बोला करते थे। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। पिता का नाम क्या था? रामा अवतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा थे। ये अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है ना? ये माता पिता का सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। नलिन त्रिलोचन शर्मा जो थे ये अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने स्कूल की जो पढ़ाई जो है, शुरुआती जो पढ़ाई है वह पटना के कॉलेजिएट स्कूल से, कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने शुरुआती शिक्षा पाए थे। उसके बाद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में विषय से एमए किए थे। संस्कृत और हिंदी विषय से यह पटना विश्वविद्यालय से क्या किए? एमए किए। एमए में समझते हैं ना? आप समझ रहे होंगे एमए का, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्होंने क्या किए थे? एमए किए किस विषय से? संस्कृत और हिंदी में। ठीक है ना? किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। नलिन त्रिलोचन शर्मा जी प्राध्यापक भी रह चुके हैं, यानी प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। कहां के? ये हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज नाम है, जो कहां में है? आरा में है। वहां पर रह चुके हैं प्राध्यापक। फिर रांची विश्वविद्यालय के रह चुके हैं प्राध्यापक। यहां तक कि पटना विश्वविद्यालय का भी यह प्राध्यापक रह चुके हैं। कौन? नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। नलिन त्रिलोचन शर्मा जी प्राध्यापक रह चुके हैं। नलिन त्रिलोचन शर्मा जी 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए थे। पटना विश्वविद्यालय के क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में
हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? नलिन लोचन शर्मा जी। इन्होंने मृत्यु उपरांत यानी 12 सितंबर 1961 तक 1959 से लेकर 1961 तक ये उसी पद पर यानी हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर ही रहते हुए अपना मृत्यु पा लिए थे, यानी निधन हो गया था इनका। इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1961 निधन हुआ था। ये निधन उपरांत यानी मरने के बाद ही वो पद पर से हटे थे, लेकिन पद पर रहते हुए क्या हुआ था? इनका मृत्यु हो गया था। किनका? नलिन लोचन शर्मा जी। इनकी प्रमुखतः 3 रचनाएं, प्रमुखतः ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रमुखतः 3 रचनाएं हैं, याद रखिएगा। मैंने मुख्यतः 3 रचनाएं लिखा हूं। मानदंड, दूसरा साहित्य इतिहास दर्शन, तीसरा दृष्टिकोण। ये मुख्यतः आपका है। और जो चौथा जो है एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, जो कौन है? 20 के दांत। ये जो आपका 20 के दांत है, यह आलोचनात्मक ग्रंथ है, जो कहां से लिया गया है? अन्य कहानियां से लिया गया। कहां से लिया गया? अन्य कहानियां नामक संग्रह। जो भी कहानी लिखते थे वो कहानी का नाम क्या था इनका? अन्य कहानियां। अन्य कहानियां नामक संग्रह से 20 के दांत लिया गया है। सब्जेक्टिव पूछेगा 20 के दांत कहां से लिया गया है? ऑप्शन देगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी अन्य कहानियां, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अन्य कहानियां। अन्य कहानियां से लिया गया है कौन? 20 के दांत। इस कहानी में मध्य वर्ग के, याद रखिएगा, ये जो 20 के दांत कहानी है, इस कहानी में मध्य वर्ग के अंदर जो स्वाभिमान होता है, जो अभिमान होता है, उसी को उजागर करने का काम करता है। इस चैप्टर का, इस कहानी का मेन उद्देश्य जो है वह मध्य वर्ग के स्वाभिमान को, अभिमान को प्रदर्शित करना, दिखाना, कम ना होना बताते हैं। कौन? नलिन लोचन शर्मा जी। तो मैंने लेखक परिचय लिखा हूं, आप इसे देख सकते हैं। इसे आप खुद नोट कर ले सकते हैं कि यह क्या था? कहानी था, एक ऐसी कहानी था, मनोवैज्ञानिक कहानी था। और इस कहानी में किस वर्ग के बारे में चर्चा किया गया है? मध्य वर्ग के बारे में चर्चा किया गया है। इस कहानी के लेखक कौन है? नलिन लोचन शर्मा जी हैं। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, पटना के कहां में? बदरघाट में। ये बचपन से क्या बोलते थे? भोजपुरी भाषी बोलते थे। ये क्या थे? भोजपुरी भाषी थे, यानी भोजपुरी बोला करते थे जन्मना, यानी बचपन से ही। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में, पटना के बदरघाट में। इनका पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। ये अपने माता पिता कैसे पुत्र थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र थे। इन्होंने क्या किए थे? एमए किए थे। उससे पहले क्या किए थे? कि पटना के कॉलेजिएट स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? नलिन लोचन शर्मा जी। ये संस्कृत और हिंदी से क्या किए थे? पटना विश्वविद्यालय से एमए किए थे। ये प्राध्यापक भी रह चुके हैं। कहां के? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा का, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय का क्या रह चुके हैं? ये प्राध्यापक भी रह चुके हैं। कौन? नलिन लोचन शर्मा जी। इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1959 में। किस विश्वविद्यालय के? पटना विश्वविद्यालय में, है ना। और इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1961 में इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुखतः कौन है? मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण और 20 के दांत। कहां से लिया गया है? अन्य कहानियां से लिया गया है। यह था आपका लेखक परिचय, 20 के दांत। अब हम लोग चलेंगे सारांश की ओर। इस कहानी का सारांश क्या है? सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। मैं सभी कहानी का पात्र बताऊंगा, कौन कौन से इस कहानी का मुख्य पात्र है, सभी आपको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आपको दिमाग में सुनेगा। उसके बाद, उससे पहले आप इसे आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट कॉपी में इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लें। बीच की दांत कहानी के सारांश की ओर चलते हैं। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह है सेन साहब, कासू, मदन, यह कहानी का पात्र है।
इस कहानी में अधिकांशतः जगह इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा किया गया है। मुख्यतः इस कहानी का प्रमुख पात्र नायक जो है इस कहानी का मदन है। कैसे लगाऊंगा आपको, उससे पहले मैं बताने जाता हूं, सुनिए ध्यान से मेरी कहानी को, ध्यानपूर्वक शुरू से मैं समझाने जा रहा हूं। कहानी की शुरुआत होती है सेन साहब से। सेन साहब एक अमीर घर के व्यक्ति थे, उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके पास काली रंग के चमचमातू ये कार था, जिस कार का नाम था स्ट्रीमलिन। सेन साहब के पास एक कार था जिस कार का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड था। इस कार का दाम उस समय लगभग उन्होंने 75 रुपया लिए थे, जो आज के डेट में अब कम से कम 7.5 लाख हो सकता है। उसमें कितने लिए थे, 75 लिए थे। और इस कार का रंग क्या था, काली रंग। इतना सुंदर कार था कि आप भी उसमें अपना चेहरा भी देख सकते थे, ऐसा झलकता था देखने में, ऐसा कहना है लेखक साहब का। उनके पास जो कार था, इस कार को देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सोफर। सोफर का मतलब होता है नौकर। क्या होता है, नौकर। वह नौकर था, इसका देख रेख क्या करता था इस कार को। अगर एक भी ठोप कार पर धब्बा दिखाई दे दे तो सोफर की समझो तो सामत ही आ जाती थी। सोफर पर समझिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती थी। डर था इनको, सोफर को, कि कार में गंदा धब्बा भी ना लग जाए, ऐसा मानना था किनका, सेन साहब। वह कार पे एक भी धब्बा देखना नहीं चाहते थे। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक पुत्र था, एक लड़का था। सेन साहब के 5 लड़कियां, कितनी लड़कियां थी सेन साहब के, 5 लड़कियां थी। नाम था आलो, शेफाली, आरती, रंजनी, सीमा। 5 लड़कियां थी सेन साहब की। और एक लड़का था जिसका नाम था खोखा, यानी कासू। क्या, कासू था। खोखा का अर्थ होता है बेटा, और खोखी का अर्थ क्या होता है, बेटी होता है। ठीक है ना। तो खोखा था कितने, एक, जिसका नाम क्या था, कासू। और खोखी कितनी थी, 5। आलो, शेफाली, आरती, रजनी, सीमा। ये 5 लड़कियों के लिए अलग तरह का शिक्षा था, और अपने बेटा के लिए यानी कासू के लिए अलग तरह का शिक्षा था। किनका मानना था, सेन साहब। वे अपनी लड़कियों को अलग तरह से देते थे और लड़का को अलग तरह का शिक्षा देते थे। उनकी लड़कियां बहुत सुशील थी, बहुत समझदार थी। उससे अगल बगल के आस पड़ोस की लड़कियां भी सीखने को प्रेरित थी। वह अगल बगल के आस पड़ोस लड़कियां भी सीखा करती थी ये 5 लड़कियां को देखकर, कि किस तरह इसके यहाँ संस्कार है, इनके अंदर कैसा संस्कार दिया गया है। यानी बहुत डिसिप्लिन में रहा करती थी 5 लड़कियां, 5 बहनें। इनसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। सेन साहब के कोई भी सामान का उनकी लड़कियां से कोई खतरा नहीं था, जबकि उनके बेटा कासू से क्या था, खतरा था। क्योंकि कासू जो था वो अपने बाप का यानी सेन साहब का ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। वो जन्म उस समय हुआ था जब सेन साहब और मिसेज सेन का कोई संभावना ही नहीं था कि मेरा पुत्र भी अब जन्म लेगा। उस वक्त इसका जन्म हुआ था, सेन साहब बेटा का, जिसका नाम हुआ था कासू था, इसका जन्म हुआ था। इसलिए वह अपने बाप की आंखों का तारा था, बहुत प्यारा लड़का था, बहुत मानता था, मानते थे सेन साहब किसको, कासू को। इसलिए उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत को, सेन साहब ने अपने पूरे सिद्धांत को खोखा के अनुसार बदल लिए थे। अब व्यक्ति पूछेगा किनके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल लिए थे, खोखा के अनुसार, कासू के अनुसार। क्वेश्चन आया था 2018 में कोई एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में, किनके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों बदल लिए थे,
तो कासू के अनुसार, क्योंकि कासू जो था अपने बाप की आंखों का तारा था, बुढ़ापे की आंखों का तारा था, बहुत प्यारा था अपने बाप का। कौन? कासू था। सेन साहब का मानना था कि पढ़ाई लिखाई फिजूल है, बेकार चीज है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए बच्चों को। वे अपने पुत्र को, अपने कासू को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें आसपास के लोग कहे कि इसे, कासू को कीडन गार्डन स्कूल में भेज दीजिए पढ़ने के लिए। कीडन गार्डन स्कूल में भेजने के लिए तब कहते हैं सेन साहब को, सेन साहब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई फिजूल है, बेकार है, उससे बढ़िया है कि इसे बचपन से ही कुछ ऐसे क्षेत्र में लगाया जाए जिससे वह उस क्षेत्र में अपना पारंगत हासिल कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किए थे कि बड़ी मिस्त्री को बुलाकर 2-4 घंटे खोखा के साथ रखवाते थे, ताकि जो भी औजार होता है उस औजार से वाकिफ हो जाए, जान जाए कि इसे हथौड़ी कहते हैं, इसे रेती कहते हैं, इसे छेनी कहते हैं, ऐसा से उस औजार के बारे में जान जाए। इसलिए उन्होंने बड़े मिस्त्री को 2-4 घंटे के लिए अपने घर बुलाया करते थे और अपने बेटे के साथ रखा करते थे। कौन? सेन साहब। क्यों? क्योंकि वे पढ़ाई लिखाई को बेकार मानते हैं, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य था सेन साहब का कि वो अपने बेटे को क्या बनाए? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाए। ये चाहते थे कि बचपन से ही औजार से अगर वाकिफ हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि इंजीनियर बनना है तो उसको अगर जहां कांटी ठोकना है उस औजार से, तो उस औजार के बारे में अभी जान जाएगा तो कांटी में ठोक सकता है ना, कि हाँ हथौड़े का प्रयोग कहाँ होता है? कांटी ठोकने में होता है, ठीक है ना। इसलिए अपने बचपन से ही बड़ी मिस्त्री को बुला देते हैं। कहानी आगे तो बढ़ता है। एक बार की बात है, ड्राइंग रूम में जहां बैठने का स्थान होता है, उस ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ, जिन दोस्तों में थे मिस्टर सिंह, मुखर्जी साहब, पत्रकार महोदय, ये सभी दोस्तों के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसी में एक पत्रकार महोदय थे, जिस पत्रकार महोदय जो थे वो एक तरह से दूर का रिश्तेदार भी लगा करते थे। किनको? सेन साहब। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे। उनके साथ, पत्रकार महोदय के साथ, एक छोटा लड़का जो खोखा से छोटा था, वो लड़का आया था। वो लड़का बहुत होनहार था, बहुत समझदार था, अनुशासन युक्त था। वो उसकी अच्छाई को देखकर उन्हीं दोस्तों में से पूछा कि ये दोस्त, पत्रकार महोदय से पूछा गया कि दोस्त तू अपने बेटे को क्या बनाओगे पढ़ा लिखा? तभी सेन साहब टपक पड़ते हैं। जब तक पत्रकार महोदय आंसर दे पाते तब तक सेन साहब टपक पड़ते हैं। वे कहते हैं, बहुत अदब से कहते हैं, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं। किसको? बिजनेसमैन। किसको बनाना चाहते हैं? सेन साहब बनाना चाहते हैं। सेन साहब बार बार इसी बात को दोहराते रहे। जैसा दोहराते रहे तो दोस्त आपस में मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि वाह क्या बात है, इंजीनियर बनेगा कासू। पुनः जब पूछा गया पत्रकार महोदय से कि आप अपने बेटे को क्या बनाओगे, तो उन्होंने एक सरलता से उन्होंने जवाब दिए कि मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाऊंगा, एक भद्र पुरुष बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा। आगे जो भी बने उसकी पूर्ण आजादी होगी, जो भी बने उसकी आजादी होगी, लेकिन मैं जरूर उसको जेंटलमैन बनाऊंगा। ऐसा जब उत्तर दिए पत्रकार महोदय, तो सेन साहब की होश उड़ गई, चैन खो गया। वाह क्या बात है, ऐंठ कर रह गए, बेटा का अपना जेंटलमैन बनाएगा, ऐसा उत्तर सुने। इसी बीच क्या होता है कि बाहर शोरगुल सुनाई पड़ता है। जब बाहर शोरगुल सुनाई पड़ता है तो सेन साहब कि जो दोस्त आए हुए थे वो भी कहते हैं चलिए हमने बहुत सारे बातचीत किए, अब अपने अपने घर की ओर चलते हैं। तो सेन साहब अपने दोस्तों के साथ बाहर जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका शोफर, उनका नौकर एक लड़का से उलझ रहा है। वो लड़का कौन था? वो लड़का था मदन। मदन
अपनी मां के साथ आ रहा था तो गाड़ी को टच कर दिया था जी। वो जो काली रंग का जो कार था उसको टच कर दिया था। उसको टच किया था तो शोफर क्या किया कि उसको ढकेल दिया था। किसको? शेर साहब। इस कासू ए मदन को जब ढकेल दिया था तो वो लड़का उठकर शोफर से उलझ गया था। लड़ाई कर रहा था, शोफर से उलझकर तू मैं कर रहा था। इसी में सेन साहब जब आते हैं तो सेन साहब को देखकर वो जो मदन की मां जो थी वो सहम जाती है, डरा जाती है। और शोफर जो था अपने बहुत अदब के साथ, बहुत घमंड के साथ, बहुत अदब समझ रहे ना, बहुत अच्छे के साथ वो अपने मालिक को जाते हुए कहते हैं कि मालिक देखिए ना, मैंने मदन को मना कर रहा था कि कार को गंदा ना करे, तो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, उलझ रहा है। देखिए समझाइए ना। सेन साहब अपने होठों को सटा लेते हैं जिससे मदन की मां और डर जाती है और कहते हैं कि मदन की मां, मदन को ले जाओ। जब ऐसा कहते हैं तो मदन की मां जो थी वो मदन को उठाती है और बाएं जो घुटना था वो छिला गया था मदन की, उस बाएं घुटने को पोंछती हुई, खून को पोंछती हुई मदन को लेकर चल जाती है। जब लेकर चल जाती है तो गाड़ी के पीछे से खटखट की आवाज आती है। खटखट की आवाज आती है तो जब सेन साहब उधर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि खोखा जो था वह गाड़ी की लाल बत्ती जो था ना, पिछला जो लाल बत्ती होता है ना गाड़ी का, उसको तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। चकनाचूर कर देता है तो सेन साहब अपने दोस्तों को दिखाते हैं, देखिए मेरे दोस्त, मेरा बेटा अभी से ही इस लाल बत्ती के बारे में जानना चाहता है कि ये कैसे कैसे बना है, इसके अंदर क्या है, अभी से ही जानना चाहता है। उसकी नादानी को नहीं दिखाते हैं कि तोड़ दिया है, गलती किया है, नहीं, वे दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा बेटा जो था वो अभी से ही इंजीनियर बनने की लायक है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है। देखिए क्या उसको इच्छा कितना है बनने का। जब ऐसा कहते हैं तो दोस्त भी कहते हैं अच्छा, बड़ी बात है। सभी दोस्त अपने अपने कार को चलते हैं। तो उन्हीं में से एक दोस्त का जो कार था, उनके गाड़ी का अगला चक्का जो था वो बैठा हुआ था जी, बैठा हुआ था गाड़ी का अगला चक्का। तब कहते हैं कि लगता है यह किसने किया है, तब कासू नहीं किया है, खोखा नहीं किया है। वो चक्का किसने बिठाया था? कासू नहीं बिठाया था, हवा निकाल दिया था ना। तभी कहते हैं देखिए वो जानना चाह रहा था, सेन साहब कहते हैं जानना चाह रहा था कि उस टायर में क्या भरा होता है जिसे वो ऊंचा, वो जानने की जिज्ञासा उसके अंदर है। यानी कासू की जितना भी नादानी थी उसको वे अच्छाई में परिवर्तित कर देते हैं सेन साहब। अपने नौकर से पाइप मंगाकर हवा भरवाते हैं। तब तक और देखते क्या है, पिछला चक्का ही बैठा हुआ है। कहानी आगे बढ़ता है तो चक्का हवा भरा जाता है, फिर अपने दोस्त चला जाता है अपने घर की ओर। तो कहानी आगे बढ़ता है तो मदन के पिता जो था वह गिरधर लाल था। गिरधर लाल जो था वह फैक्ट्री में किरानी था। फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, गिरधर लाल क्या था? एक फैक्ट्री में किराना था। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। याद रखिएगा, ये मैं कहानी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। गिरधर लाल कौन थे? मदन के पिता थे, जो क्या थे? किरानी थे। कहां किरानी थे? सेन साहब किरानी थे, फैक्ट्री में काम किया करते थे। सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। जब मदन ऐसा काम किया था तो सेन साहब जो थे वे क्या किए कि मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाए। जब मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाए तो क्या हुआ? अब गिरधर लाल जब आए अपने सेन साहब के सामने, तो सेन साहब जब सामने आया तो मूड़ी झुकाकर नतमस्तक होकर अपने मालिक के सामने खड़ा है, जैसा लग रहा है तो कोई जुर्म किया। सेन साहब बहुत गुस्से में कहते हैं, मदन के पिता गिरधर लाल, मदन बहुत मनसोख हो गया, बहुत बदमाश हो गया है।
ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडा और डाकू बनते हैं। संभाल लो अपने बेटे को, नहीं तो आगे चलकर ये बहुत बदमाश होगा, चोर हो जाएगा, गुंडा होगा, डाकू बन जाएगा। संभाल लो इसे भी। जब ऐसा कहते हैं ठीक है, जाकर संभाल लो अपने बेटे को, जाओ यहां से। जब गिरधरलाल घर पे आते हैं तो अपने बेटे मदन को रात्रि में बहुत मार मारते हैं। जब मारते हैं तो मदन की चीख जो थी वो अब सेन साहब के घर तक जाता है, क्योंकि सेन साहब के घर के बगल में ही मदन के पिता गिरधरलाल जो तो घर था, वो उन्हीं के फैक्ट्री के अंदर रहते थे, उन्हीं के अपार्टमेंट में, उन्हीं के मकान में रहा करते थे। वहां तक आवाज जब जाता है सेन साहब के मकान में, सेन साहब की ओर, तो सेन साहब को नींद नहीं आता है। अपने मिसेज सेन अपनी पत्नी से कहते हैं कि मदन बहुत बदमाश हो गया है, बहुत मनसुख हो गया, ठीक कर रहा है, गिरधरलाल मार रहा है। जब ऐसा कहते हैं तो मिसेज जो सेन थी वो भी अंदर अंदर ही भूनती जाती है, कहती है कि ठीक है मदन खराब है, तो कम से कम आप तो चुप रहिए, मुझे सोने तो दीजिए। ऐसा कहती है सेन साहब, मन ही मन मिसेज सेन बोलती है। उससे ज्यादा तो आप बक बक आप कर रहे हैं। मदन को बहुत पिटाता है बाबू। जब पिटाता है तो मदन बदला का चक्कर में रहता है, गुस्सा में रहता है। पुनः कहानी आगे बढ़ता है। एक बार की बात है, सेन साहब का बेटा जो कासू था वह अपने घर से निकलकर बगल के अहाते में गली में घुस आता है, जहां पे मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। ऐसा जब देखा कासू, तो कासू भी खेलने के लिए ललायित हो गया। वो अभी कहने लगा कि मैं भी खेलूंगा, लट्टू मैं भी नचाएगा, मेरे को भी दो, मदन से कहता है। तो मदन क्या जवाब देता है कि जा जा, तू बड़े बाप का बेटा है, तू जाकर कार में बैठ, तुझे लट्टू कौन खिलाएगा, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा कार वाला बनता है, जाकर कार में बैठ, ऐसा थाना मारता है मदन। कासू जो था वह बहुत बदमाश लड़का था, मनसुख था, क्योंकि बाप का एक बेटा था ना, वह बहुत मनसुख लड़का था। वो अपने यहां तक अपने बहनों को ही मारा करता था। क्या करता है कि आओ न देखता है ताओ, और मदन को एक घुस्सा मार देता है। एक घुस्सा जब मारता है मदन को, तो मदन कब का मारने वाला, वह कब का मारने वाला लड़का था, वह भी न देखा, आओ न देखा ताओ, लगले बहुत दे डाला, मार डाला। जब मारा तो कासू के आगे वाला दो दांत था वह टूट गया। जब दांत टूट गया तो रोते हुए कासू अपने घर की ओर चल भाग पड़ा। जब भागा, सेन अब आज सोचिए कि एक समय मदन अब केवल कार को छुआ था तो उसके पिता उसे बहुत मार मारा था। आज तो सेन साहब उनके मालिक के, अपने पिता के मालिक के बेटे को मारकर दांत तोड़ डाला है, दो दांत तोड़ डाला है कासू के। तो आज सोचिए आज मदन के पर क्या बीतने वाला है। ऐसा सोचकर मदन जो था बेचारा घर नहीं जाता है। वह रात्रि कुछ बहुत देर तक नहीं जा पाता घर पे। अंततः बहुत रात होता है, जब घर जाता है तो मदन जब घर जाता है तो गते गते अपने घर की ओर चल पड़ता है। तो क्या देखता है, पहले अपने पिता के बगल जो कमरा था जहां पिता सोते थे वहां पहुंचता है मदन, ताकि सुनना चाहता है क्या मेरे बारे में बातचीत चल रहा है, क्या हमको मारने का प्लान चल रहा है क्या, ऐसा सुनने जाता है। तो उसे लगता है कि नहीं, मेरे बात नहीं चल रहा है। वे चुपचाप रसोई घर में जाता है मदन, भर पेट खाता है। जब खा पी कर आगे बढ़ता है तो उसका पैर जो है वह लोटा से टकरा जाता है। जब लोटा से टकरा जाता है तो उसके पिता जो था गिरधरलाल, वह कहते कौन है, मदन का दिल बैठ गया, वह तो मार खाने को तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि अब मुझे पिताजी बहुत मारने वाले हैं।
जब ऐसा हुआ, मदन अपने कलेजे को दोनों हाथ से पकड़े हुए था, तब सोच रहा था कि पिता अब मारे कि तब। अचानक क्या होता है कि मदन के पिता जो थे मदन को उठाकर गले से लगाते हैं और कहते, शाबाश बेटा, तूने तो विष के दांत ही तोड़ डाला है। जब ऐसा कहते हैं तो मदन हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्य हो जाता है। वह सोचने लगता है, आज क्या हो गया मेरे पिताजी का, आज तो अलग मूड में है। एक आज कौन सा प्यार उमड़ पड़ा है इनके ऊपर, जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना मुझे मार मारते थे और आज इतना प्यार कर रहे हैं। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर वह अचंभित हो जाता है। ऐसा प्यार क्यों करते हैं गिरधरलाल? कारण क्या है प्यार करने का? क्योंकि सेन साहब के बेटा जो मारा था मदन, कासू को मारा था, तो सेन साहब गुस्सा में आकर सेन गिरधरलाल को अपने फैक्ट्री से निकाल दिया था। फैक्ट्री से निकाल दिया था किसको? गिरधरलाल को। गिरधरलाल भी यही सोचते थे, यही चाहते थे कि कितना दिन तक घुट घुट कर मैं जीवन जीऊं, कितना दिन तक उसका गुलामी करूं। मेरे अंदर भी तो स्वाभिमान है ना, मेरे अंदर भी तो मेरी आत्मा है। वही मुझे जवाब देती है कि नहीं, इसके यहां काम मत करो। वो भी उब चुके थे, उसके पिता गिरधरलाल भी उब चुका था शेर साहब से। वो भी चाहते थे कि मैं आजाद पंछी की तरह रहूं। उनके अंदर एक स्वाभिमान था, उन्हीं को बाहर दिखाना चाहते थे। इसलिए गिरधरलाल अपने बेटे को गले लगाते हैं मदन को, और विष के दांत को तोड़ता है कौन? मदन तोड़ता है। आखिर इस कहानी का शीर्षक विष के दांत ही क्यों रखा है? क्योंकि विष का मतलब होता है जहर। और आपको पता हो कहानी में उच्च वर्ग के व्यक्ति जो कौन था? सेन साहब। सेन साहब बेटा कौन था? कासू। कासू कौन था? अमीर घर का बाल बच्चा था, अमीर घर वंशों का लड़का था। एक तरह से उसके जो दांत वो क्या था? जहर के समान था। उसको तोड़ने का काम किया था एक दलित, एक महादलित व्यक्ति, निम्न मध्यवर्ग के लड़का मदन ने काम किया। क्या करने का? उस दांत को तोड़ने के लिए। इसलिए इस कहानी का क्या रखा गया शीर्षक? विष के दांत। इस तरह से इस कहानी का नायक कौन बनता है? मदन बनता है। और इस तरह से इस कहानी क्या होता है? आपको यहीं पे आपका अंत हो जाता है, कहानी समाप्त हो जाता है। तो मुझे आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ मैं जब इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा ना, तो कहानी अगर आप सुने होंगे मेरा, तो आप ध्यान से उस ऑब्जेक्टिव का भली भांति बना सकते हैं। उस आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से आपको। इसलिए इस चैप्टर जो ही मैंने कुछ लिखा हूं बातें, इससे आप किसी तरह रफ कॉपी में इसे नोट कर ले, या कहानी जो सुने होंगे आप द्वारा रोक कर वीडियो को सुन कर उस कहानी में से निकाल मेन पॉइंट को निकाल कर आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि जब ऑब्जेक्टिव में इसका बनाओ तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे और प्रैक्टिस करने में भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आज यही आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, कमेंट करें